हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम पढ़ेंगे ऊतक के बारे में। ठीक है, तो हमने बायोलॉजी की जो क्लासेस स्टार्ट की थी उसमें आपके कोशिका वाला टॉपिक है वो आपको कवर करवा दिया था, तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो बिल्कुल हम क्रम से ही आपके सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं। तो कोशिका की लगभग 6 क्लासें हुई थी और उसमें आपको पूरी कोशिका बिल्कुल बेसिक से लेकर के आपको आपके जो कोशिका विभाजन यानी अर्धसूत्री विभाजन वगैरह होते हैं सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी और आपको प्रैक्टिस सेट भी लगवाए हैं। 2-3 प्रैक्टिस सेट हमने करवाए थे। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट जो है हम वो भी करवाते चलेंगे बीच बीच में। सुबह के टाइम में आपको प्रैक्टिस सेट दे देंगे ताकि जो भी नई चीज़ें निकल करके आती हैं आप उनको मतलब देख पाएँ और आप अपना रिवीजन भी साथ साथ करते चलें। ठीक है, आज के सेशन में हम पढ़ेंगे ऊतक के बारे में, क्योंकि आपने देखा होगा कि प्रत्येक सजीव जो होता है, अब चाहे पौधे हों या जंतु हों, सभी आपके किससे बने होते हैं? कोशिकाओं से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? कोशिकाओं से। और आपने देखा था कि कोशिकाओं के समूह से क्या बनते हैं? आपके ऊतक बनते हैं। ठीक है, तो ये क्रम चलता है। कोशिका से आपके ऊतक बनते हैं और ऊतक से आपके अंग से आपके अंग तंत्र का निर्माण होता है। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर चलता है। ठीक है, तो क्रम से ही सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। तो हमारा कोशिका वाला टॉपिक जो है वो कवर हो चुका है। आज हम स्टार्ट करेंगे ऊतक के बारे में। ये भी थोड़ा सा बड़ा चैप्टर होता है ऊतक वाला, क्योंकि यहाँ पर आपको पादप और जंतु ऊतक पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि दोनों में अलग अलग ऊतक होते हैं, देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये क्लास नंबर 7 रहेगी और इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं ऊतक का बेसिक, मतलब ऊतक कहलाते क्या हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं टिश्यू। ठीक है, तो हमने कोशिकाओं में पढ़ा कि सभी जीवित प्राणी या पौधे कोशिकाओं के बने होते हैं। एक कोशिकीय जीवों में सभी मौलिक कार्य एक ही कोशिका द्वारा किए जाते हैं। तो ये आपको बता चुके हैं कि जिनमें एक कोशिका होती है वो एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं और जिनमें एक से अधिक कोशिकाएं होती हैं वो आपके बहुकोशिकीय मतलब सेल्यूलर जीव कहलाते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर अमीबा है, तो अमीबा आपका एक कोशिकीय माना जाता है, क्योंकि इसमें एक ही कोशिका होती है। तो इसके सभी कार्य उसी एक कोशिका के द्वारा होंगे, जैसे गति करना, भोजन लेने की क्रिया, गैसीय विनिमय और उत्सर्जन क्रिया आदि संपन्न किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनमें लाखों कोशिकाएं होती हैं और इनमें से अधिकतर कोशिकाएं कुछ विशिष्ट कार्यों को ही संपन्न करने में सक्षम होती हैं। मतलब कि जो आपके बहुकोशिकीय प्राणी हैं, बहुकोशिकीय जीव हैं, इनमें कई कोशिकाएं हैं और इनमें से ऐसी अधिकतर कोशिकाएं देखने को मिलती हैं कि जिनका अपना एक विशिष्ट कार्य होता है कि एक कोशिका केवल यही कार्य करेगी, दूसरा नहीं करेगी। ठीक है, फिर प्रत्येक विशेष कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूह द्वारा किए जाते हैं। मतलब जो कुछ विशेष कार्य बच जाते हैं तो वो कोशिकाओं का समूह मिलकर के उस कार्य को संपन्न करता है। कोशिकाओं के ये समूह एक विशिष्ट कार्य को ही अति दक्षता पूर्वक संपन्न करने के लिए सक्षम होते हैं। मतलब ये है कि कोशिका का अपना कार्य बांट दिया जाता है कि आपको ये कार्य करना, जिस तरह से मनुष्यों का कार्य बटा होता है उसी तरीके से। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया है मनुष्यों में पेशीय कोशिका फैलती और सिकुड़ती है। मतलब जो पेशीय कोशिका होगी मनुष्य में वो केवल किसका कार्य करेगी? फैलने और सिकुड़ने का, जिससे मनुष्य में गति होगी। तंत्रिका कोशिकाएं जो होंगी वो संदेशों की वाहक होंगी, मतलब ये केवल संदेशों का वाहन करेंगी, ना कि ये फैलेंगी और सिकुड़ेंगी। ठीक है, मतलब इनका कार्य बटा है। जैसे संदेश का वाहक रक्त, ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन्स और अपशिष्ट पदार्थों का वहन करना, तो ये सब तंत्रिका कोशिकाओं के कार्य होंगे। ठीक है, अब देखिए पौधों में वाहक नलियों से संबंधित कोशिकाएं भोजन और पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगी। मतलब ये भी पौधों की कोशिकाओं के कार्य भी बटे हुए होंगे। तो पौधों में जो वाहक नलियों से संबंधित कोशिकाएं होंगी वो भोजन और पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएंगी। अतः बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है। तो क्वेश्चन बनेगा कि श्रम विभाजन पाया जाता है। ऑप्शन देंगे एक कोशिकीय जीवों में, बहुकोशिकीय जीवों में, दोनों में। तो आपको बता दें बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है, अपना अपना कार्य बांट देते हैं। ठीक है, शरीर के अंदर ऐसी कोशिकाएं जो एक ही तरह के कार्य को संपन्न करने में दक्ष होती हैं सदैव इस समूह में होती हैं। मतलब जो एक ही प्रकार के कार्य करती हैं वे कोशिकाएं एक समूह में पाई जाएंगी। ठीक है, कि इनका कार्य एक जैसा ही है। तो इससे ज्ञात होता है कि शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूह द्वारा संपन्न किया जाता है और यही कोशिकाओं का समूह जो है वो मिलकर ऊतक का निर्माण करता है, ऊतक बनाता है, टिश्यू कहलाता है।
आप समझ चुके होंगे कि ऊतक क्या है। अब ये ऊतक दक्षता के साथ कार्य कर सकने के लिए एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित होते हैं। रक्त, फ्लोएम तथा पेशीय ऊतक के उदाहरण हैं। तो अब हम पढ़ेंगे ऊतक क्या होते हैं। बस आप समझ गए कि प्रत्येक जीव जो है आपका किसका बना हुआ है, कोशिकाओं का, और कोशिकाओं के जो विशिष्ट समूह होते हैं वही आपके ऊतक कहलाते हैं। और ऊतक जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक विशिष्ट मतलब निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के विशिष्ट समूह के द्वारा इनका निर्माण होता है। अब देखिए, वे कोशिकाएं जो आकृति में एक समान होती हैं तथा किसी कार्य को एक साथ संपन्न करती हैं, समूह में एक ऊतक का निर्माण करती हैं। जिस तरह से आपने आवर्त सारणी पढ़ी, उसमें समान प्रवृत्ति वाले जो तत्व होते हैं उनको एक स्थान पर रख दिया जाता है और उनको समस्थानिक कह देते हैं। उसी तरीके से जो कोशिकाएं आकृति में समान होंगी और एक साथ मिलकर के कार्य संपन्न करेंगी, तो ऐसे समूह जो कोशिकाओं के होंगे वही आपके ऊतक का निर्माण करते हैं। ठीक है। अब समान उत्पत्ति तथा समान कार्यों को संपन्न करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। तो ये आपकी डेफिनेशन हुई किसकी, ऊतक की। अब देखिए, आप कहेंगे क्या पौधों और जंतुओं में एक ही तरह के ऊतक होते हैं? क्या पौधे और जंतु एक ही तरह के ऊतकों से बने होते हैं? तो नहीं, बिल्कुल ये सही नहीं है, क्योंकि जो आपके पौधे हैं वो स्थिर होते हैं और जंतु आपके चलायमान होते हैं। तो इनमें जो ऊतक है इनमें विशिष्ट अंतर पाया जाता है। तो हमें दोनों ही पढ़ने हैं, पादप ऊतक और जंतु ऊतक। अब देखिए, क्यों ये एक जैसे ऊतक नहीं होते दोनों में, तो अंतर देख लीजिए थोड़ा सा। पौधे स्थिर होते हैं। पौधे कैसे होते हैं? स्थिर होते हैं, वे गति नहीं करते क्योंकि उन्हें सीधा खड़ा होना होता है। अतः उन्हें बड़ी मात्रा में सहारा प्रदान करने वाले ऊतक चाहिए होते हैं। ये सहारा प्रदान करने वाले ऊतक प्रायः मृत कोशिकाओं के बने होते हैं, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है दूसरी ओर जंतु भोजन। जो जंतु होते हैं वो भोजन, साथी और आश्रय की खोज में इधर उधर विचरण करते रहते हैं। ये पौधों की अपेक्षा ऊर्जा का अधिक उपभोग करेंगे, क्योंकि पौधे तो एक जगह खड़े हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, आ रहे हैं। तो इनके लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, किसकी अपेक्षा, पौधों की अपेक्षा। तो जंतुओं के अधिकांश ऊतक जीवित होते हैं। ठीक है, मृत भी होते हैं, लेकिन जो अधिकांश होंगे वो जीवित होंगे, तो ये याद रखेंगे। अब देखिए, जंतुओं और पौधों के बीच उनकी वृद्धि के प्रतिरूप में एक और भिन्नता होती है। क्या भिन्नता? कि पौधों की वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहती है, जबकि जंतुओं में ऐसा नहीं होता। पौधों के कुछ ऊतक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। ऊतकों की विभाजन दक्षता के आधार पर पौधों के ऊतक, पादप ऊतकों का वर्गीकरण किया जाता है। तो आपको बता दिया कि पादप और जंतु ऊतक अलग अलग होते हैं और दोनों का अध्ययन ही हमें करना होता है। तो आज के सेशन में केवल हम पादप ऊतक के बारे में देखेंगे और नेक्स्ट सेशन में हम जंतु ऊतक के बारे में देखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर होता है। ठीक है, तो आपके सिलेबस में एक टॉपिक दिया गया होता है पादप एवं प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। तो उसमें हमें ऊतक पढ़ना है और इनका जो एडेप्टेशन वगैरह होता है वो सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। सिलेबस चेंज कभी नहीं होगा, आपका टॉपिक यही रहेंगे। हो सकता है आपका जो है सिलेबस में बदलाव भी करें, लेकिन टॉपिक कभी नहीं बदलेंगे। ठीक है, तो देखिए पादप ऊतक क्या कहलाते हैं, प्लांट टिश्यू क्या होते हैं। तो समान उत्पत्ति और समान कार्यों को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ये अभी आपको बता दिया। ऊतक किससे बनते हैं? तो एक क्वेश्चन आपका बन जाता है, पूछेगा कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है। ऑप्शन देंगे आपसे, कहेंगे ऊतक कहा जाता है, ऑप्शन देंगे अंग कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कोशिकाओं के समूह ऊतक का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा ऊतक के बारे में। ऊतक के अध्ययन को क्या कहते हैं? जिस तरीके से कोशिका का वैज्ञानिक अध्ययन या कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, उसी तरीके से आपके ऊतक के अध्ययन को औतकी कहते हैं और इंग्लिश में इसे हिस्टोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, अब इस जो हिस्टोलॉजी शाखा है इसकी स्थापना किसने की थी? तो इटली के वैज्ञानिक मार्सेलो मेलपिंगी ने की थी, याद रखेंगे। और इस शाखा का नामकरण यदि पूछता है किसने किया, तो वो मायर ने किया था, सन 1819 में किया था। ठीक है, अब देखिए ऊतक शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो वो बिचट ने किया था, सन 1771 से 1802 के बीच में इन्होंने किया था। ठीक है, किसने? बिचट ने। किसका? ऊतक का नामकरण। जबकि इसकी शाखा का नामकरण पूछता है तो वो मायर ने किया 1819 में। ठीक है,
अब देखिए, पौधों के शरीर में प्रत्येक ऊतक का एक विशिष्ट कार्य होता है। मतलब हमने अभी बताया कि जो बहुकोशिकीय प्राणी होते हैं उनमें विभिन्न कोशिकाएं होती हैं, और जो विभिन्न कोशिकाएं होती हैं तो अपना अपना कार्य भी बटा होता है। तो जो एक जैसी कोशिकाएं होंगी उनका जो समूह बनता है वही ऊतक कहलाता है। तो जो पौधे हैं उनके शरीर में प्रत्येक ऊतक जो होंगे अपना विशिष्ट कार्य करेंगे। ठीक है, सभी ऊतक शीर्षस्थ कोशिकाओं के समूह में विभाजन से उत्पन्न होते हैं और धीरे धीरे अपने कार्यों के अनुरूप अनुकूलित हो जाते हैं। मतलब जो शीर्षस्थ कोशिकाएं होंगी उनसे आपके समूह का विभाजन होगा और फिर अपना अपना कार्य जो है उसके अनुसार अपने आप को अनुकूलित कर लेंगे। अब देखिए, पादप ऊतक के प्रकार। तो ऊतक की कोशिकाओं की विभाजन क्षमता के आधार पर पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है विभज्ययोतकी ऊतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसे कहते हैं, इसको वृद्धि ऊतक भी कहा जाता है। ठीक है, और दूसरा प्रकार होता है स्थायी ऊतक यानी परमानेंट टिश्यू। तो ये जो दो ऊतक होते हैं ये पादप ऊतक के प्रकार हैं। अब इनको भी कई भागों में बांट दिया जाता है। तो आइए एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले है विभज्ययोतकी ऊतक जिसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। यह ऊतक ऐसी कोशिकाओं का समूह है जिनमें बार बार सूत्रीय विभाजन करने की क्षमता होती है। तो आपको सूत्रीय विभाजन हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो ऐसी मतलब यह ऊतक ऐसा होता है, इनकी कोशिकाओं के समूह में बार बार सूत्रीय विभाजन करने की क्षमता पाई जाती है। सूत्रीय विभाजन यानी एमाइटोसिस। ठीक है, एमाइटोसिस की कैपेसिटी होती है। यह ऊतक अवयस्क जीवित कोशिकाओं का बना होता है। तो पूछेगा अवयस्क जीवित कोशिकाओं के बने ऊतक क्या कहलाते हैं? तो विभज्ययोतकी ऊतक कहलाते हैं। तो अभी आपको बताया कि जो आपके पौधे होते हैं वो जीवित कोशिकाएं, यहाँ कुछ जीवित होंगी और कुछ मृत होंगी। ठीक है, तो यहाँ जीवित की बात की गई, थोड़ा सा याद रखिए। इस ऊतक की कोशिकाएं छोटी, अंडाकार और बहुभुजी होती हैं और इसकी जो भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। आपको बताया था पादप में जो पादप स्ट्रक्चर होता है तो इसकी जो सबसे बाहरी परत होती है वो सेल वॉल कहलाती। कोशिका भित्ति जो कि जंतुओं में नहीं होती है, तो इनकी जो कोशिका भित्ति है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। प्रत्येक कोशिका घने कणयुक्त कोशिका द्रव्य से भरी रहती है। तो मतलब जो कोशिका होती है उसके अंदर क्या पाया जाता है? आपका कोशिका द्रव्य। इन कोशिकाओं में प्रायः रसधानी अनुपस्थित होती है। रसधानी अर्थात जिसमें जल स्थित होता है। इसमें एक बड़ा केंद्रक होता है तथा कोशिकाओं के बीच अंतःकोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता, यानी इंटरसेलुलर स्पेस इसमें नहीं पाया जाता है। तो ये विभज्ययोतकी ऊतक आप समझ चुके होंगे, याद रखेंगे। यह ऊतक ऐसी कोशिकाओं का समूह जिसमें बार बार समसूत्री विभाजन यानी एमाइटोसिस डिवीजन की कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है। यह ऊतक अवयस्क जीवित कोशिकाओं का बना होता है, मतलब जो वयस्क नहीं है, अवयस्क। ठीक है, इस ऊतक की कोशिकाएं छोटी, अंडाकार और बहुभुजी होती हैं। भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। प्रत्येक कोशिका घने कणयुक्त कोशिका द्रव्य से भरी होती है। प्रायः रसधानी इसमें अनुपस्थित होगी, बड़ा सा केंद्रक होगा और इंटरसेलुलर स्पेस इसमें नहीं होगा। अब जो आपका विभज्ययोतकी ऊतक है ये तीन प्रकार के होते हैं। एक शीर्षस्थ विभज्ययोतकी ऊतक होगा जिसे एपिकल मेरिस्टेम कहेंगे, पार्श्वस्थ होगा और अंतर्वेशी होगा। तो याद रखिए एक एक करके, क्योंकि इनके विशिष्ट कार्य पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले है शीर्षस्थ विभज्ययोतकी ऊतक जिसे एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। तो यह ऊतक जड़ और तने के शीर्ष भाग में होता है। तो पूछता है कि पादप कोशिकाओं में जो ऊतक है, मतलब जड़ और तने के शीर्ष भाग में कौन सा ऊतक उपस्थित होता है? तो एपिकल मेरिस्टेम या शीर्षस्थ विभज्ययोतकी ऊतक होता है और यह लंबाई में वृद्धि करता है। तो कहेगा पौधों की लंबाई में वृद्धि करने वाला ऊतक कौन सा है? तो वो भी आपका शीर्षस्थ विभज्ययोतक है। यह ऊतक प्राथमिक विभज्ययोतकी से बनता है। इससे कोशिकाएं विभाजित और विभेदित होकर स्थायी ऊतक बनाती हैं। इससे पौधों में प्राथमिक वृद्धि होती है। तो पूछेगा पौधों में प्राथमिक वृद्धि किस ऊतक के माध्यम से होती है? यह मतलब जड़ और तने के शीर्ष भाग में कौन सा ऊतक उपस्थित होता है? तो याद रखेंगे शीर्षस्थ विभज्य ऊतक। ठीक है, अगला है पार्श्वस्थ विभज्ययोतकी ऊतक जिसे लेटरल मेरिस्टेम कहेंगे। यह ऊतक जड़ और तने के पार्श्व भाग में, देखो पार्श्वस्थ मतलब पार्श्व भाग में होगा।
ये प्राथमिक वृद्धि करता है, ये द्वितीयक वृद्धि करेगा। इससे संवहन तक बनते हैं, संवहन ऊतक बनते हैं। क्या बनते हैं? संवहन ऊतक। संवहन मतलब जो भोजन बनेगा उसका संवहन एक स्थान से दूसरे स्थान पर करेगा, जो भोजन संवहन का कार्य करता है। एवं संवहन ऊतकों के कारण तने की चौड़ाई में वृद्धि होती है। तो पूछेगा तने की चौड़ाई में वृद्धि करने वाला ऊतक तो आपका पार्श्वस्थ है। संवहन ऊतक में अव्यवस्थित कैम्बियम एवं वृक्ष की छाल के नीचे का कैम्बियम पार्श्वस्थ विभज्य ऊतकी का उदाहरण है। तो ये पूछ लेता है कैम्बियम किसका उदाहरण है? तो पार्श्वस्थ विभज्य ऊतक का। और यह ऊतक द्वितीयक विभज्य ऊतक भी कहलाता है क्योंकि ये द्वितीयक वृद्धि करता है। नेक्स्ट है तीसरा प्रकार है आपके विभज्य ऊतक का अंतर्वेर्षी यानी इंटरसेल्युलर मेरिस्टेम। यह ऊतक स्थायी ऊतक के बीचों बीच में होता है। मतलब जो अगला प्रकार है स्थायी ऊतक, उसके बीच बीच में जो आपका पाया जाता है वो आपका अंतर्वेर्षी, नाम से ही स्पष्ट है। ठीक है, ये पत्तियों के आधार में और टहनी के पर्व के दोनों ओर पाए जाते हैं। तो ये पत्ती के आधार और टहनी याद रखेंगे। ठीक है, यह वृद्धि करके स्थायी ऊतक में परिवर्तित हो जाती है। मतलब ये वृद्धि करते हैं और जो स्थायी ऊतक बनते हैं उसमें ये परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये तो हुआ आपके पादप ऊतक का पहला प्रकार विभज्य ऊतक। ठीक है, विभज्य ऊतक क्या कहलाता है? तो विभज्य ऊतक जिनमें क्या होता है, बार बार समसूत्री विभाजन की क्षमता होती है, इंटरसेल्युलर स्पेसिस में नहीं पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति इसकी जो है सेल्यूलोज की बनी होती है, बड़ा सा केंद्रक पाया जाता है। ये तीन प्रकार के होते हैं, पहला शीर्षस्थ, दूसरा पार्श्वस्थ और तीसरा अंतर्वेशी। अब जो शीर्षस्थ विभज्य ऊतक होता है यह जड़ और तने के शीर्ष भागों में वृद्धि करता है। ठीक है, प्राथमिक वृद्धि करता है, प्राथमिक विभज्य ऊतक कहा जाता है। फिर आता है पार्श्वस्थ यानी जड़ और तने के पार्श्व भागों में वृद्धि करेगा। ठीक है, तने की चौड़ाई में वृद्धि करता है और यह द्वितीयक वृद्धि भी करता है, द्वितीयक विभज्य ऊतक कहते हैं। और तीसरा होता है अंतर्वेशी ऊतक। तो यह जो है पत्तियों के आधार और टहनी के पर्व के दोनों ओर पाया जाता है और वृद्धि करके स्थायी ऊतक में परिवर्तित हो जाता है। आई होप आप समझ चुके होंगे। शॉर्ट में भी आपको बता दिया, डिटेल में भी आपको बता दिया। अब देखते हैं पादप ऊतक का दूसरा प्रकार स्थायी ऊतक, जिसे परमानेंट टिश्यू कहेंगे। तो देखिए विभज्य ऊतकी ऊतक मतलब जब ये स्थायी है तो इसका जो पहला हमने प्रकार पढ़ा विभज्य ऊतकी ऊतक वो अस्थायी होगा। ठीक है, तो यह अस्थायी ऊतक या विभज्य ऊतकी ऊतक की वृद्धि के फलस्वरूप इसका निर्माण होता है। अभी आपको बताया जो अंतर्वेशी आपका ऊतक होता है विभज्य ऊतक, वो वृद्धि करके स्थायी ऊतक बनाता है। तो अस्थायी ऊतकों से ही स्थायी ऊतक का निर्माण होता है जिसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती, क्योंकि विभाजन तो इसमें होता है, इसमें नहीं होता। ठीक है, क्योंकि उससे निर्मित हुआ है, तो इसमें डिवीजन की क्षमता नहीं होती है। लेकिन कोशिका का रूप और आकार निश्चित रहता है। किसके कारण? स्थायी ऊतक के कारण, क्योंकि इसमें बदलाव नहीं होता है। तो कोशिका को जो एक स्ट्रक्चर प्रदान करता है वो आपका परमानेंट टिश्यू ही होता है। ये मृत और सजीव होते हैं। कोशिका भित्ति पतली मोटी हो सकती है। कोसा द्रव्य में बड़ी रसधानी रहती, उसमें रसधानी नहीं थी, इसमें रसधानी होती है। और स्थायी ऊतक भी आपके दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक यानी प्राइमरी परमानेंट टिश्यू और सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। तो जो प्राथमिक स्थायी ऊतक है वो शीर्षस्थ और अंतर्वेशी विभज्य ऊतक से, मतलब आपका जो फर्स्ट प्रकार पढ़ा था हमने विभज्य ऊतक का शीर्षस्थ और लास्ट पढ़ा तीसरा प्रकार अंतर्वेशी, इन दोनों से प्राथमिक ऊतक और द्वितीयक स्थायी ऊतक जो है वो पार्श्व विभज्य ऊतक से बनते हैं। तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है, बिल्कुल अच्छे से याद कर लें कि जो प्राथमिक स्थायी ऊतक होंगे वो आपके शीर्षस्थ विभज्य ऊतक और अंतर्वेशी विभज्य ऊतक से बनेंगे, जबकि द्वितीयक स्थायी ऊतक आपके पार्श्वस्थ विभज्य ऊतक से बनेंगे। अब संरचना के आधार पर स्थायी ऊतक दो प्रकार के होते, किसके? स्ट्रक्चर के आधार पर, सरल ऊतक और जटिल ऊतक। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो सरल ऊतक यानी सिंपल टिश्यू और जटिल ऊतक यानी कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो सरल स्थायी ऊतक क्या कहलाते हैं? यह ऊतक समरूप कोशिकाओं का बना होता है। यह निम्न प्रकार का होता है, मतलब जिनके आकार रूप स्ट्रक्चर समान होंगे उनसे जो बने होंगे वो आपके सिंपल टिश्यू होंगे। और यह तीन प्रकार के होते हैं, मृद ऊतक, पेरेनकाइमा, स्थूल कोण ऊतक, कोलेनकाइमा और दृढ़ ऊतक, स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, तो ये आपने खूब चित्र बनाए होंगे, प्रयोग किए होंगे। और इस तरीके से जो परतें आप बनाते थे चित्र में तो इसमें लिख देते थे एपिडर्मिस, ठीक है, हाइपोडर्मिस, इस तरीके से। तो आप देखिए क्या कहलाते हैं। तो सरल स्थायी ऊतक के प्रकार पूछ ले यदि कि निम्न में से कौन सा सरल स्थायी ऊतक का प्रकार नहीं है, तो याद रखेंगे तीन प्रकार होते हैं, मृद ऊतक, स्थूल कोण ऊतक, दृढ़ ऊतक। इंग्लिश नाम भी आप याद रखेंगे। ठीक है,
अब एक एक करके देखते हैं मृद ऊतक कहलाता क्या है। तो यह अत्यंत सरल प्रकार का स्थायी ऊतक है। इस ऊतक की कोशिकाएं जीवित, गोलाकार, अंडाकार, बहुभुजी, अनियमित आकार की होती हैं। इस ऊतक की कोशिका में सघन कोशाद्रव्य और केंद्रक पाया जाता है। कोशाद्रव्य का मतलब कोशिका के अंदर जो भरा हुआ तरल पदार्थ होता है, लिक्विड होता है, वो कोशाद्रव्य है और बड़ा सा केंद्रक इसमें होता है। ठीक है, इनकी कोशिका भित्ति पतली सेलुलोज, क्योंकि प्लांट है तो सेलुलोज की तो बनी ही होगी लेकिन पतली होती है। ठीक है, इस प्रकार की कोशिकाओं के बीच इंटरसेलुलर स्पेस होंगे, क्योंकि स्थायी ऊतक में ये पाए जाएंगे तो ये स्थायी ऊतक के ही तो प्रकार हैं, तो इनमें इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है। कोशिका के मध्य में बड़ी रसधानी होगी। आपके विभज्य ऊतक में रसधानी नहीं थी, इंटरसेलुलर स्पेस भी नहीं था, लेकिन इसमें दोनों चीज़ें हैं। यह नए तने, जड़ और पत्तियों के एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स में पाया जाता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि जो नए नए तने आते हैं, जड़ें और पत्तियों के एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स के बीच में पाए जाने वाला ऊतक कौन सा है, तो वो मृद ऊतक है। कुछ मृद ऊतक में क्लोरोफिल भी पाया जाता है। इन ऊतकों को हरित ऊतक या क्लोरीन कायमा कहते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछेगा कि किस ऊतक में हरित लवक पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, तो मृद ऊतक में। इस कारण से ही इसे हरित ऊतक या क्लोरीन कायमा कहा जाता है। कार्य देख लीजिए इसके। एपिडर्मिस के रूप में पौधों का ये संरक्षण करता है। पौधों के हरे भागों में आपने जब चित्र बनाए होंगे प्रोजेक्ट वगैरह में, तो इस तरीके से जो फर्स्ट परत होती है वो एपिडर्मिस कहलाती। तो इसका कार्य क्या है, पौधों का संरक्षण करना। ठीक है, पौधों के हरे भागों, खासकर पत्तियों में भोजन निर्माण में, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जा रहा है। यह ऊतक संचित क्षेत्र में भोजन का संचय करता है। उत्सर्जित पदार्थों जैसे गोंद, रेजिन, टैनिन आदि को भी ये संचित करके रखता है। फिर मृद ऊतक भोजन के पार्श्व चालन में सहायक होता है। तो ये मृद ऊतक के कार्य हुए। अगला है स्थूल कोण ऊतक, कॉलेना कायमा। तो इस ऊतक की कोशिकाएं केंद्रक युक्त, लंबी और अंडाकार, बहुभुजी, जीवित रसधानी युक्त होंगी। हरित लवक इसमें भी होता है। इसकी जो भित्ति है, इसके किनारों पर सेलुलोज होने से इनमें स्थूलन होता है। इंटरसेलुलर स्पेस इसमें बहुत कम होता है। यह ऊतक पौधों के नए भागों में, ठीक है, पौधों के नए भागों में, ये कहाँ था मृद ऊतक, नए तने और जड़ों में, लेकिन ये पौधे के नए भागों में पाया जाता है। विशेषकर तने के एपिडर्मिस के नीचे पर्णव्रंत, पुष्पव्रंत और पुष्पावली पर पाया जाता है, लेकिन ये जड़ों में नहीं पाया जाता। यह पौधों को यांत्रिक सहायता देता है और हरित लवक इसमें पाया जाता है, तो भोजन का निर्माण भी ये करता है। नेक्स्ट है दृढ़ ऊतक, स्क्लेरिन कायमा। इस ऊतक की कोशिकाएं लंबी, सक्रिय और दोनों सिरों पर नुकीली होंगी। इसमें जीव द्रव्य नहीं होता। ये इम्पोर्टेंट विशेषता है इसकी, इसमें आपका जो जीव द्रव्य है वो नहीं पाया जाता है। इनकी भित्ति लिग्निन के जमाव के कारण मोटी हो जाती है और इनकी भित्ति इतनी मोटी होती है कि कोशिका के भीतर कोई इंटरसेलुलर स्पेस भी नहीं बचता। यह कॉर्टेक्स पेरिसाइकिल संवहन बंडल में पाया जाता है। दृढ़ ऊतक पौधे के तने, पत्तियों के सिरा, फलों और बीजों के बीच के आवरण, नारियल के बाहरी रेशेदार छिलके में पाया जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे, जिन पौधों से रेशे उत्पन्न होते हैं उनमें प्रचुर मात्रा में आपका दृढ़ ऊतक पाया जाता है। तो याद रखेंगे, रेशेदार जो भी आपके पुष्प या पौधे होते हैं उनमें दृढ़ ऊतक होता है। यह भी यांत्रिक सहारा प्रदान करता है पौधों को। पौधों के यांत्रिक भागों की रक्षा, जैसे नारियल का जो बाहरी कठोर आवरण है तो वो अंदर नारियल की रक्षा करेगा, ठीक है, और यह पौधों को सामर्थ्य और लचीलापन प्रदान करता है। तो जटिल स्थायी ऊतक, कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है, यह 2 या 2 से, हमने अभी क्या पढ़ा, ये दूसरा प्रकार होगा, ठीक है। यहाँ पर अभी हमने पढ़ा सरल स्थायी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। अब जो जटिल स्थायी ऊतक है, यह देखिए 2 या 2 से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने ऊतक जटिल स्थायी ऊतक होंगे। ये एक इकाई के रूप में एक साथ कार्य करते हैं। ये जल, खनिज, लवणों और खाद्य पदार्थों को पौधों के विभिन्न अंगों तक, तो इसका प्रमुख कार्य याद रखेंगे जटिल ऊतक का कि ये जल, खनिज, लवण और खाद्य पदार्थों को पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाते हैं और यह 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन खूब बनता है। पहला प्रकार है जटिल स्थायी ऊतक का जाइलम या दारू, और दूसरा है फ्लोएम, जिसे वॉस्ट कहते हैं। तो जाइलम क्या कहलाता है, इनके कार्य आपको याद रखने हैं। यह ऊतक पौधों की जड़, तना और पत्तियों में पाया जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसे चालन ऊतक भी कहा जाता है। यह 4 विभिन्न प्रकार के तत्वों से बनता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं
कि जो जाइलम ऊतक है इसका कौन सा एक प्रकार नहीं है। तो 4 इसके तत्व याद रखेंगे। पहली होती है वाहिनिकाएं, थोड़ा थोड़ा सा अंतर है नाम में, ठीक है। दूसरा होता है वाहिकाएं। तीसरा प्रकार होता है इसका जाइलम तंतु और अगला होता है जाइलम रदूतक। तो एक एक करके देखिए इनके कार्य। वाहिनिकाएं यदि डीप में क्वेश्चन पूछेगा तो इसके अंदर जाएगा और कहाँ जाएगा, ठीक है। तो जो वाहिनिकाएं होती हैं इनकी कोशिका लंबी, जीवद्रव्य विहीन, दोनों सिरों पर नुकीली और मृत होती है। इनकी कोशिका भित्ति मोटी और स्थूलित होती है। वाहिनिकाएं संवहनीय पौधों में प्राथमिक और द्वितीयक जाइलम दोनों में पाई जाती हैं। पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करती हैं तथा जल को तने द्वारा जड़ से पत्ती तक पहुंचाती हैं। मतलब जो जड़ें होती हैं, जड़ें जल को तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वाहिकाएं। इनकी कोशिकाएं मृत और लंबी नली के समान होती हैं। कभी कभी स्थूलित भित्तियां विभिन्न तरह से मोटी होकर वलयाकार, सर्पिलाकार, सीढ़ीनुमा, जालिका रूपी वाहिकाएं बनाती हैं। ये वाहिकाएं आवृतबीजी पौधों के प्राथमिक और द्वितीयक जाइलम में पाई जाती हैं। पौधों की जड़ से जल तथा खनिज लवण को पत्ती तक ये भी पहुंचाती हैं। नेक्स्ट है जाइलम तंतु। तो ये लंबी शंकुरूप स्थूलित भित्ति वाले मृत कोशिका हैं। तो इनके आपको आकार याद रखने हैं कि किसका आकार कैसा है। ये प्रायः काष्ठीय द्विबीजपत्री पौधों में पाए जाते हैं। ये मुक्ता पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। और इसका अगला प्रकार है जाइलम रदूतक। इनकी कोशिकाएं प्रायः पेरेनकाइमेट्स एवं जीवित होती हैं, भोजन संग्रह का कार्य करती हैं, किनारे की ओर पानी के पार्श्वीय संवहन में मदद करता है। तो ये तो जाइलम हुआ। अब फ्लोएम देखिए। जाइलम की भांति फ्लोएम भी पौधों की जड़, तना एवं पत्तियों में पाया जाता है। पत्तियों द्वारा तैयार भोज्य पदार्थ को पौधों के विभिन्न भागों तक। तो देखो ये जो आपका जाइलम है, जाइलम जड़ों के माध्यम से आपका जो जल है, खनिज लवण है, इसको पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। जबकि जो फ्लोएम होता है तो पत्ती जो भोजन तैयार करती है तो उस भोजन को पौधे के विभिन्न पार्ट्स तक पहुंचाता है। दोनों में ये अंतर याद रखेंगे आप। यह एक संचयक ऊतक है जो पौधों को यांत्रिक संचयन प्रदान करता है। ये भी 4 तत्वों का बना होता है। चालनी नलिकाएं, इनके नाम याद रखिए आप, ठीक है। सहकोशिकाएं, फ्लोएम तंतु, फ्लोएम रदूतक। तो चालनी नलिकाएं यह लंबी बेलनाकार और छिद्रित भित्ति वाली कोशिकाएं होती हैं। चालनी नलिकाएं संवहनीय पौधों के फ्लोएम में पाई जाती हैं। इस नलिका द्वारा तैयार भोजन पत्तियों से संचय अंग और संचय अंग से पौधों के वृद्धि क्षेत्र में जाता है। सहकोशिकाएं ये चालनी नलिकाओं के पार्श्व भाग में स्थित रहती हैं। प्रत्येक सहकोशिका लंबी और जीवित होती है जिसमें केंद्रक एवं जीवद्रव्य होता है। यह चालनी नलिकाओं में भोज्य पदार्थों के संवहन में सहायता करती हैं। फ्लोएम तंतु लंबा, दृढ़ एवं स्क्लेरेनकाइमेट्स कोशिकाओं की बनी होती है जो कि आपके सरल स्थायी ऊतक का प्रकार होता है, ठीक है। फ्लोएम ऊतक को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। नेक्स्ट है फ्लोएम रदूतक। यह जीवित, लंबी एवं केंद्रक युक्त कोशिकाएं होती हैं जो सह कोशिकाओं के निकट स्थित रहती हैं। ये भोज्य पदार्थ के संवहन में सहायक होती हैं। तो इतना आपको पढ़ना है पादप ऊतक में। और यहाँ से आपका 100% एक क्वेश्चन तो आना ही है। और आपको पता होगा 1 नंबर आप कितने बच्चों से आगे हो सकते हैं, क्योंकि पॉइंट में बच्चे रह गए हैं अभी, ठीक है, वर्ग 3 में। तो आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो पाए और हर एक चीज़ को आपको समझते हुए पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो होगा हमारा जंतु ऊतक, क्योंकि वो भी बहुत बड़ा टॉपिक होता है। तो जंतु और पादप ऊतक अलग अलग होते हैं। और जब हम जंतु और पादप ऊतक पढ़ लेंगे तो इसके बाद फिर हम अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा उसको स्टार्ट करेंगे। यदि आपको क्लासेस पसंद आती हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें। और यदि आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट्स के माध्यम से बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यदि आपको सेशन पसंद आया है तो शेयर ज़रूर कर दिया करिए। धन्यवाद।